हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम शुरू करेंगे हमारे लेक्चर सीरीज का पार्ट 10। और पार्ट 10 में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 26 से। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 26 जो है वो ये कहता है एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड। जो ऐसा एग्रीमेंट जो किसी को भी शादी करने के लिए रोकता है वो वॉइड होता है। Every agreement in restraint of the marriage of any person other than a minor is void। कोई भी एग्रीमेंट जो किसी भी पर्सन को शादी करने से रोक रहा है सिवाय माइनर के, ठीक है, वो क्या होगा? वो हो जाएगा वॉइड। अब यहाँ पे दो की पॉइंट्स निकलते हैं। पहला, आप कह रहे हो कि जैसे सपोज ए है वो बी को कह रहा है कि तुम जिंदगी में लाइफ में कभी शादी नहीं करोगे और जब तुम शादी नहीं करोगे तो मैं तुमको 50 लाख रुपए दूंगा। तो ऐसा एग्रीमेंट जो है होता है वो वॉइड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी को शादी के लिए रोकना गैर कानूनी होता है। अगर वो पर्सन बी कल को कोर्ट जाके ये कहेगा कि मैंने सारी जिंदगी शादी नहीं की और इसने मुझे 50 लाख रुपए अभी तक नहीं दिए, तो कोर्ट वो दिलवाएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा जो ऑब्जेक्ट है इस एग्रीमेंट का, वो ही वॉइड हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा, जैसे ए बी से कह रहा है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा अगर तुमने 5 साल तक शादी नहीं की, या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए कह रहा है, या फिर स्पेसिफिक कास्ट के लिए कह रहा है कि आपको उस स्पेसिफिक पर्सन एक्स से शादी नहीं करनी है। ठीक है। इस तरह के जो एग्रीमेंट होते हैं वो भी वॉइड होते हैं। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है। क्या है वो एक्सेप्शन? कि अदर देन अ माइनर पर्सन। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जहां पर किसी माइनर पर्सन यानी कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ, है ना, उसकी शादी को रोकना, ठीक है, उसको शादी करने से रोकना, अगर ऐसा एग्रीमेंट बन रहा है तो वो वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड होगा। क्योंकि कानून भी इसको कहता है कि नाबालिग जो है, माइनर्स जो हैं, वो उन्हें रोकता है, रिस्ट्रेन करता है मैरिज करने से। ठीक है। तो सेक्शन 26 जो है वो ये बताता है कि मैरिज पर्पज से, स्पेशली मैरिज पर्पज से आप किसी को रोक नहीं सकते हो शादी करने के लिए। अगर रोकते हो तो वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। अब सेक्शन 26 के बाद हम चलते हैं सेक्शन 27 पर। सेक्शन 27 क्या कहता है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन टू ट्रेड वॉइड। Every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade, or business of any kind is to that extent void। अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें किसी भी लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस को उसे करने से रोका जाने के लिए वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो वो उस एक्सटेंट तक, उस हद तक वॉइड होगा। ठीक है। जैसे कि आप किसी से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो है वो नहीं कर सकते जिसमें ये लिखा हो कि आप इस शहर में ये बिजनेस नहीं करोगे। अगर वो बिजनेस लॉफुल है तो वो कर सकता है, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(g) में भी जो है हम कहीं भी जाकर के अपना बिजनेस जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर आप ऐसे रोकोगे, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये आपको समझ में आया? अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है। ठीक है। सेल ऑफ गुडविल। ठीक है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपना बिजनेस, ठीक है, अपने गुडविल के साथ पूरा किसी दूसरे पर्सन को जो है बेच देता है, ठीक है, तो जो खरीदने वाला पर्सन है वो
कोई ऐसी कंडीशन या ऐसा जो शर्त है वो नहीं रख सकता है उसके सामने कि खरीदने वाले की जो गुडविल है उस शॉप की, उस बिजनेस की, वो खराब हो जाए। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सपोज आपके शहर में एक बहुत फेमस स्वीट्स की शॉप है, गुप्ता स्वीट्स की सपोज, ठीक है। अब वो क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ की मिठाई जो है, स्वीट जो है, वो बहुत फेमस है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है ना। उसको बनाने की जो प्रोसेस है सिर्फ गुप्ता जी के वहाँ पे वर्कर को ही पता है। अब गुप्ता जी कुछ समय के बाद अपना पूरा बिजनेस, पूरी शॉप, शॉप के साथ उसकी गुडविल, उसके कस्टमर, सब कुछ मान लीजिए मिस्टर वर्मा को वो सेल कर देते हैं। अब यहाँ पर जो खरीद रहा है यानी कि जो मिस्टर वर्मा है, वो ये शर्त रख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वो कॉन्ट्रैक्ट ये एग्रीमेंट बना सकते हैं कि आप उस लिमिटेशन में, वो लिमिटेशन तय कर सकते हैं कि आप जो है सेम नाम से, ठीक है, नहीं खोल सकते हैं शॉप आसपास। क्योंकि अगर सपोज जब गुप्ता जी अपना बिजनेस बेच रहे हैं, ठीक है, तो साथ में उस बिजनेस की गुडविल भी तो बेच रहे हैं। गुडविल मतलब उसकी जो क्वालिटी है, जिस वजह से वो शॉप फेमस है, वो भी तो बेच रहे हैं इतने सालों की। तो अब गुप्ता जी ने बिजनेस बेच के उसी के आसपास कहीं पे सामने ही गुप्ता स्वीट्स के नाम से एक और दूसरी शॉप खोल ली, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मिस्टर वर्मा है उनका नुकसान होगा, क्योंकि सारे कस्टमर तो वही पुराने गुप्ता जी की शॉप में ही जाएंगे। तो यहाँ गुडविल का कुछ मतलब ही नहीं हुआ क्रिएट करने का, है ना। तो जो मिस्टर वर्मा है वो ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनवा सकते हैं कि आप, जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि वो इस शहर में इस नाम की कोई भी शॉप नहीं खोल सकते हैं, स्पेशली मिठाई से रिलेटेड, स्वीट से रिलेटेड, ठीक है। अब जो भी 3 तरह की वो एग्रीमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। जैसे पहला तो लिमिट तय कर सकते हैं एरिया की। वो ये कह सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर शहर में नहीं खोलेंगे, दूसरे शहर में वो खोल सकते हैं। दूसरा, उस नाम के शॉप नहीं खोलेंगे, ठीक है। जो वो बेस है जो उस शॉप का, अगर स्वीट्स की शॉप है तो आप स्वीट्स की शॉप नहीं खोल सकते, वो ये भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मतलब ये कोर्ट तय करता है। जैसे एग्रीमेंट में ये हो सकता है कि मिस्टर वर्मा जो है वो ये एग्रीमेंट करवा रहे हो कि आप 3 से 5 साल तक यहाँ आसपास कोई भी शॉप नहीं खोलेंगे, ठीक है। गुप्ता स्वीट्स के नाम से कोई भी शॉप नहीं खोलेंगे, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हुआ। लेकिन अगर उन्होंने एग्रीमेंट में ये बनाया कि आप गुप्ता स्वीट्स के नाम की पूरे इंडिया में कहीं भी शॉप नहीं खोल सकते हैं, तो ये अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जो है, अगर कोई लॉफुल बिजनेस है, लॉफुल ट्रेड है, लॉफुल प्रोफेशन है, तो अगर वो करना चाहता है व्यक्ति, तो आप उसे एग्रीमेंट करके या कॉन्ट्रैक्ट करके उसे रोक नहीं सकते हैं। ये उसका लीगल राइट बनता है, ठीक है। अब हम सेक्शन 28 देखते हैं। सेक्शन 28 क्या कहता है? एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज वॉइड, ठीक है। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो हमें किसी के लीगल राइट है, जैसे कि आप सूट फाइल कर सकते हो, उसको करने से रोकना, कोई अगर ऐसा एग्रीमेंट हम बनाते हैं तो वो भी वॉइड होगा, ठीक है। अब इसके दो की पॉइंट्स हैं। पहला तो एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट, दूसरा रिस्ट्रेनिंग टाइम लिमिट्स। एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट मतलब जैसे ए और बी हैं, ठीक है। ए बी से कहता है कि ऐसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, ऐसा एग्रीमेंट बनाता है जिसमें ये लिखा होता है कि अगले 5 साल के अंदर उन दोनों के बीच में कोई भी कितना भी सीरियस डिस्प्यूट होगा, सामने वाला जो बी है वो अदालत नहीं जा सकता, कोर्ट जाकर के केस फाइल नहीं कर सकता, सूट नहीं कर सकता है। तो ये क्या हो गया, कंप्लीटली डायरेक्टली उसको बोल रहा है कि वो जो है सूट फाइल नहीं करेगा।
तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, रिस्ट्रेनिंग टाइम लिमिट्स। अब जैसे जैसे हमारा लिमिटेशन एक्ट है, उसमें बहुत सारे चीजों के लिए टाइम लिमिट निर्धारित की गई है, ऑलरेडी बताई गई है कि आपको इतना टाइम मिलेगा, इसके अंदर अगर आप जो है अपने, आपका लीगल राइट है कि आप सूट फाइल कर सकते हो। जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में क्या होता है, 3 साल का टाइम मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट के किसी क्लॉज में ऐसा मेंशन कर रहे हो कि आप 3 महीने में, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 3 महीने में आप जो है तुरंत सूट फाइल कर दोगे, तो ऐसा करना भी, उस टाइम लिमिट को भी रिस्ट्रेंट करना, तोड़ना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये भी वॉइड हो जाएगा। ठीक है, यानी आप किसी को भी लीगल प्रोसीडिंग करने के लिए, जो उसका एक लीगल राइट है किसी हर पर्सन का, ठीक है, अपने लीगल राइट को रिस्ट्रेन कर रहे हो, लीगल प्रोसीडिंग करने के लिए आप उसे मना कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब इसके 3 एक्सेप्शन हैं। अब इस सेक्शन के क्या 3 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन बोल रहा है सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर टू आर्बिट्रेशन रेफरेंस टू फ्यूचर डिस्प्यूट। ठीक है, ये कह रहा है कि 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्लॉज डाल सकते हैं, अगर ऐसा क्लॉज डालते हैं कि फ्यूचर में अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कोर्ट ना जा करके आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, यानी कि मध्यस्थता केंद्र में जाकर के उस मामले को सुलझाएंगे, और आर्बिट्रेटर जो अमाउंट तय करेगा वही उनका रिकवरी अमाउंट होगा। अगर वो ऐसा क्लॉज डालते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट जो है वो वैलिड होगा। ठीक है, दूसरा एक्सेप्शन क्या बोल रहा है, सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर क्वेश्चंस दैट हैव ऑलरेडी अराइजन। यानी कि अगर 2 पर्सन्स के बीच में कोई भी विवाद हुआ है, ठीक है, और उन लोगों ने विवाद पहले से चला आ रहा है, और वो दोनों पार्टीज जो हैं रिटर्न में ये लिख कर देते हैं कि हम दोनों कोर्ट में ना जा करके आर्बिट्रेटर के पास पे जा करके मामले का निपटारा करते हैं, तो वो भी जो है डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट जो होगा वो वैलिड होगा। यानी फ्यूचर में अगर हो रहा है डिस्प्यूट, उसके लिए भी वो तय कर सकते हैं। दूसरा, पुराना जो विवाद चल रहा है उस पे भी वो एक रिटन डॉक्यूमेंट लिख करके ये एग्री कर सकते हैं कि हम आर्बिट्रेटर के पास जाकर के मामले का निपटारा कर सकते हैं। तो ठीक है, दोनों तरीके के जो एग्रीमेंट होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे वैलिड। अब जो हमारा तीसरा एक्सेप्शन है वो ये कहता है सेविंग ऑफ अ गारंटी एग्रीमेंट ऑफ अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर जो गारंटी एग्रीमेंट बनता है गारंटी को लेकर के, उसके बारे में बात की गई है, बैंक गारंटी की बात की गई है। यानी कि कोई भी बैंक ऐसा कोई एग्रीमेंट तय करता है गारंटी का, जिसमें उस व्यक्ति की जो लिमिटेशन है वो बढ़ा दी गई है, तो वो 1 साल से ज्यादा की बढ़नी चाहिए, 1 साल या 1 साल से ज्यादा की। अगर 1 साल से कम की होती है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, लेकिन 1 साल या 1 साल से ज्यादा की होती है तो ऐसा जो एग्रीमेंट बनता है गारंटी एग्रीमेंट वो भी वैलिड होता है। ठीक है, तो 3 हमने एक्सेप्शन देखे। पहला एक्सेप्शन जो बोल रहा है वो फ्यूचर प्लान पर चलता है कि फ्यूचर पे अगर कोई डिस्प्यूट होता है। दूसरा जो है वो पास्ट पे हुए डिस्प्यूट और एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट पर होता है कि अगर पास्ट पे कोई डिस्प्यूट हुआ है और अभी कोई तुरंत डिस्प्यूट हो जाता है और अभी कोई भी एग्रीमेंट में ऐसा क्लॉज मेंशन नहीं है आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, तो तुरंत ही दोनों पार्टीज क्या है एक राइटिंग में लिखकर आर्बिट्रेटर के पास जा सकती हैं। और तीसरा एक्सेप्शन जो है वो बैंक गारंटी पर बात करता है, जो 1 साल की लिमिटेशन बताता है। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 29, जो कहता है एग्रीमेंट्स वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन इज वॉइड।
यहाँ दो की पॉइंट्स निकल रहे हैं, नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। यानी कि अगर सर्टेन मतलब निश्चितता, अगर आप ये निश्चित नहीं कर पा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर नहीं है कि सारे टर्म्स और मैकेनिज्म जो और सोर्सेस जो हैं, अगर उसमें शर्तें जो हैं कंप्लीटली नहीं लिखी गई हैं, कैसे क्या कब, तो वहां पर उसकी जो वैलिडिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क बन जाएगा और वो जो है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। और अगर ऐसी शर्त लिखी है जिसकी निश्चितता जो है, सर्टेनिटी जो है वो तय नहीं कर पा रहा है, कैपेबल जो है नहीं है, तो भी वो वॉइड हो जाएगा। अगर हाँ, हम उस सामने वाले की उसमें शर्तें, जो सोर्सेस हैं, जो मैकेनिज्म है, वो हम निश्चित कर सकते हैं, तो यहाँ पर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जो हमारे बेयर एक्ट में दिए हुए हैं। अब जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका, पहला इलस्ट्रेशन है, ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट हुआ कि ए जो है बी को ऑयल देगा 100 टन, 100 टन ऑयल देगा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ये जो एग्रीमेंट बनेगा, ये वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निश्चित नहीं किया गया है कि कौन सा ऑयल देगा, कोकोनट ऑयल देगा, मस्टर्ड ऑयल देगा, इंजन ऑयल देगा, क्या देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी सर्टेनिटी नहीं क्लियर है, तो यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा। अब दूसरा हम देखते हैं इलस्ट्रेशन, उसमें क्या दिया है कि ए जो है, ठीक है, वो कोकोनट ऑयल बेचता है, ठीक है, वो फेमस है। अब ए बी के साथ एग्रीमेंट करता है कि वो उसको 100 टन ऑयल देगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पहले से पता है कि ए जो है सिर्फ कोकोनट ऑयल ही बेचता है, इसलिए उसने मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट वैलिड होगा। ठीक है, वो क्योंकि कैपेबल है वो कोकोनट ऑयल बेचने के लिए। ठीक है, अब हम अब हमारा जो तीसरा इलस्ट्रेशन है वो ये है कि ए बी को एक खास तरीके का ऑयल बेचने का प्रॉमिस करता है और वो ये एग्रीमेंट करता है कि जो भी अमाउंट वगैरह है बाद में तय किया जाएगा, क्योंकि ऑयल की क्वालिटी और जो चीजें हैं, जिन रॉ मटेरियल से बनना है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, अमाउंट तय करेगा। तो इस तरीके का जो एग्रीमेंट होता है वो भी वैलिड होता है। अब हम इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं, वो क्या बोलता है कि ए बी को एग्रीमेंट करता है कि वो उसे एक घोड़ा देगा जो 500 रुपए और या फिर 1000 रुपए में उसे बेचेगा। ये एग्रीमेंट क्या होगा, ये वॉइड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है 500 रुपए में कि 1000 रुपए में, ये निश्चित नहीं है। अब हम इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं, वो क्या कहता है, ए बी को ये एग्रीमेंट करता है कि वो उसे 100 टन चावल देगा, राइस देगा, और इसका जो प्राइस है वो सी निश्चित करेगा, सी निर्धारित करेगा। अब यहाँ इस एग्रीमेंट में एक जो निश्चितता है, सर्टेनिटी है कि सी डिसाइड कर लेगा जो अमाउंट है उस चावल का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। अब हमारा लास्ट इलस्ट्रेशन ये है कि ए बी से ये कहता है कि वो अपना घोड़ा उसे 500 रुपए में दे देगा अगर ये जो घोड़ा है वो 1 घंटे में जो है वो 1 माइल जो है राउंड लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो शर्त रखी गई है लॉजिकल है, रीजनेबल है, सर्टेनिटी है। अगर घोड़ा 1 घंटे में उतने माइल राउंड उतना दूरी दौड़ लेता है, तो यहाँ वो 500 रुपए में घोड़े को खरीद लेगा, तो ये एग्रीमेंट भी क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी सेक्शन 29 जो है वो निश्चितता पर, सर्टेनिटी पर जो है वॉइड या वैलिड होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और आगे के लेक्चर में हम सेक्शन 30 पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर 2 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है, सो प्लीज सपोर्ट माय चैनल, इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।